Hello everyone, welcome in eShiksha. Let's start our mission NET JRF 2021. पेपर 1 पढ़ रहे हैं हम लोग टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड शिक्षण एवं शोध अभिक्षमता जो सभी स्टूडेंट के लिए एक कॉमन पेपर है। अभी हम यूनिट 1 अपना कवर कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का यानी कि शिक्षण अभिक्षमता का जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है। ये हमारी क्लास नंबर 15 है। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अदर फ्रेंड को शेयर कीजिए। क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं 8299440121 पे। हम टीचिंग मेथड पढ़ रहे हैं अभी। टीचिंग मेथड की ये क्लास नंबर आई थिंक 6 है। इससे पहले मैं 1 से लेके 5 तक की क्लासेस टीचिंग मेथड पे पढ़ा चुकी हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि शिक्षण विधियों से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, तो उन्हें आप कवर कर लीजिएगा। तो उन्हें आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। स्किप मत कीजिएगा किसी भी क्लास को। शिक्षण विधियां तो आज हम पढ़ेंगे हम टीचर सेंट्रेड मेथड पढ़ चुके हैं यानी कि शिक्षक केंद्रित विधियां। मिक्स मेथड भी हम पढ़ चुके हैं, मिश्रित विधियां पढ़ चुके हैं। आज हम लर्नर सेंट्रेड मेथड यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित विधियों को पढ़ेंगे, उन्हें कवर करेंगे और उसके बाद कुछ और भी विधियां हैं शिक्षण की जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं हमसे, तो उन्हें भी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लर्नर सेंट्रेड मेथड यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित विधि। तो इसमें पहली विधि जो हम पढ़ेंगे वो है आपकी ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड जिसे हिंदी में खोज विधि, अन्वेषण विधि या फिर अनुमानी विधि भी बोलते हैं। इस विधि के जो जन्मदाता हैं, एडवोकेट किया जिसने ह्यूरिस्टिक मेथड को, वो थे प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसे याद रखिएगा। इसका सेंट्रल यानी कि आप कह सकते हो केंद्रीय पहलू क्या है इस विधि का। इसने छात्र को, स्टूडेंट को अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, अपनी समस्या का समाधान कैसे करना होता है, अपने प्रश्नों का उत्तर खुद फाइंड करके, यानी कि अपने क्वेश्चन को आंसर खुद फाइंड करके क्या करना होता है, स्टूडेंट को अपनी समस्या का समाधान यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। इसलिए जब छात्र जो है, स्टूडेंट जो है, बच्चा है, वो अपनी समस्या का समाधान खुद से करेगा, खुद से खोज करके करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, डिस्कवरर।
डिस्कवरर, यानी कि खोजकर्ता बन जाएगा। ठीक है, अपने नॉलेज से इंक्वायरी करके ये क्या करेगा, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, फाइंड करेगा, आंसर ढूंढेगा अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का, जिसकी वजह से ये बच्चा डिस्कवरर यानी कि खोजकर्ता बन जाए। ठीक है, इसमें क्या करता है बच्चा, कोई नई चीज नहीं ढूंढना होता है, यानी कि रिसर्च नहीं करना है। रिसर्च में क्या करते हैं हम, शोध में हम नई चीजों को ढूंढते हैं, खोजते हैं, बट हमको इसमें ह्यूरिस्टिक मेथड में बच्चे से कोई नई चीज नहीं ढूंढनी होती, खुजवानी होती है, रिसर्च नहीं करवाना होता है। हमें वही चीज बच्चे से फाइंड आउट कराना होता है जो पहले से है, बट हमको उस बच्चे को वहां तक पहुंचाना है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अर्थ जो है, हमारी पृथ्वी जो है वो गोल है। अब इसके सॉल्यूशन तक बच्चे को खुद ही पहुंचाना है कि कैसे है, और बच्चा अपनी नॉलेज से कुछ इंक्वायरी करके इस चीज को प्रूव कर देगा कि हाँ भाई पृथ्वी क्या है, गोल है। तो यहाँ पे कोई नई खोज नहीं की गई, बट बच्चे ने क्या किया, खोज किया। जैसे अलजेब्रा का कोई फॉर्मूला दे दिया जाता है, बीजगणित सुना होगा, उसका कोई फॉर्मूला है ए प्लस करके, ये सब फॉर्मूलेज दे दिए गए और कोई क्वेश्चन दे दिया गया। ठीक है, और बोला गया कि इसके आंसर तक आपको पहुंचना है, सोल्यूशन तक पहुंचना है। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे, यानी अपने नॉलेज के बेसिस पे इंक्वायरी करके बच्चा उसका आंसर ढूंढेगा जो पहले से है, कोई नई खोज थोड़ी ना कर रहा है ना, नई खोज तो कर नहीं रहा है। तो वो क्या करेगा, या तो उसको फॉर्मूले तक पहुंचना है या तो प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंचना है, तो वो उस चीज को ढूंढ लेगा, खोज लेगा, कोई नई चीज यानी कि नया रिसर्च नहीं करेगा। इस तरीके से वो बच्चा डिस्कवरर, खोजकर्ता भी बन जाएगा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हो जाएगा, और क्या करेगा, खोज भी कर लेगा। ठीक है, इस चीज को आई थिंक आप समझ गए होंगे। आगे मूव करते हैं, इसका एडवांटेज क्या होगा, बच्चा एक्टिव रहेगा। वैसे भी स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है तो बच्चे को एक्टिव रहना ही है। स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड में बच्चा पैसिव नहीं रह सकता, निष्क्रिय नहीं रह सकता है, तो बच्चा एक्टिव तो रहेगा ही। साथ में सेल्फ लर्निंग यानी कि स्व अधिगम का अप्रोच भी उसके अंदर क्या होगा, डेवलप होगा। अब डिसएडवांटेज, दोष और सीमाएं इसकी क्या हो सकती हैं। तो इसमें दोष और सीमाएं ये हो सकती है कि फैक्चुअल नॉलेज पे बहुत फोकस नहीं किया जाएगा, क्योंकि उससे प्रैक्टिकल ही करवाया जा रहा है। बच्चे को वहां तक पहुंचना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो उसको फैक्चुअल नॉलेज यानी कि तथ्य परक ज्ञान नहीं दिया जाएगा, ज्यादातर उससे प्रैक्टिकल काम ही करवाया जाएगा। तो मुझे लगता है ह्यूरिस्टिक मेथड के बारे में आप जान गए इतना। अब है आपका सेकेंड नंबर, असाइनमेंट। असाइनमेंट आप लोगों ने सुना होगा, हिंदी में इसे कहते हैं अधिविन्यास विधि। क्या कहते हैं, अधिविन्यास विधि। जो भी पॉइंट समझ में ना आया करे आप मुझे मैसेज जरूर कर दिया कीजिए। देखिए हिंदी में बहुत टफ टफ नाम है, और इससे याद कर लीजिएगा, या तो सिर्फ असाइनमेंट इंग्लिश में ही याद कर लीजिए, वो ज्यादा इजी पड़ेगा। सुपुर्द नियत कार्य, या फिर अभी हस्तांकित। ठीक है, तो इतना टफ टफ नाम याद करने से बेटर है कि असाइनमेंट याद कर लिया जाए। आप अच्छे से जानते हो कि स्टूडेंट को क्या असाइनमेंट दिया जाता है, ताकि क्या हो सके, वो किसी टॉपिक पे एडिशनल नॉलेज गेन कर सके। यही सब चीजें पूछी जाती हैं, एडिशनल नॉलेज, अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस टीचिंग मेथड का यूज किया जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप क्या कर रहे हो, फैक्चुअल चीज़ों को पढ़ रहे हो। अब सोचोगे, अब उसमें से खुद क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करो। मैं तो आपको क्वेश्चन कराऊंगी ही और कुछ क्वेश्चन दूंगी भी, बट आप खुद से जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें क्वेश्चन निकालने की कोशिश करो कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन बनाने वाला जैसे बना रहा है तो आप क्यों नहीं बना सकते। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि अतिरिक्त ज्ञान जिसमें हमें देना है, एडिशनल नॉलेज अगर बच्चे को देना है, तो किस प्रकार की विधि का हम उपयोग करेंगे, किस तरह की मेथड को, किस तरह के टीचिंग मेथड का हम यूज करेंगे। ठीक है, एडिशनल नॉलेज हमको बच्चे को देना है या फिर सर्वे कराना है, सर्वेक्षण। ठीक है, तो बहुत सी चीजें हैं। कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करानी है या फिर कोई नॉलेज है उसको किसी सिचुएशन में अप्लाई कराना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम बच्चे को असाइनमेंट देंगे। इसमें मेन रोल जो किसका होता है, मेन रोल स्टूडेंट का ही होता है। लेकिन टीचर क्या करता है, यहाँ पे टीचर का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। ऐसा नहीं है कि टीचर को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि टीचर को क्या करना होगा, असाइनमेंट को प्लान करना होगा, असाइनमेंट की योजना बनानी होगी और इस प्रकार बनानी होगी कि वो छात्र के एज के, यानी कि उम्र के हिसाब से, और उसके बाद उसके लेवल के हिसाब, इंटेलिजेंस लेवल जो बुद्धि का उसका स्तर है उसके हिसाब से, साथ में उसकी रुचि हो। ऐसी चीज ना दे दी जाए कि बच्चा एकदम उलझ के रह जाए, पसंद ना आए। और इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा तो वो अच्छे से उस पर मेहनत करेगा। ठीक है, तो ये सब किसको करना है, टीचर को करना है। और उसके बाद क्या करना होगा, टीचर को गाइड भी करना होगा, रेफरेंस देना होगा कि यहाँ से आप इस मैटर को ढूंढो, इस तरह की चीजों को ढूंढो, जिससे आपको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या हो सके, अपने असाइनमेंट के लिए मिल सके। अब असाइनमेंट भी दो टाइप के हो सकते हैं। पहला टाइप इसका हो सकता है होम असाइनमेंट। अब इसमें टीचर क्या करेगा, कुछ क्वेश्चन दे देगा, सोर्स का नाम भी बता देगा, स्रोत क्या है, और बोल देगा कि जाओ घर से करके। बच्चा घर से करके लाएगा और क्या करेगा, फिर टीचर के पास सबमिट कर देगा। और दूसरा क्या होता है, दूसरा है आपका स्कूल असाइनमेंट। स्कूल असाइनमेंट कि स्कूल में उसे करना होगा। अब एक असाइनमेंट गुड क्राइटेरिया क्या हो सकती है किसी असाइनमेंट को बेटर बनाने के लिए, गुड असाइनमेंट कैसा हो। तो पहला क्राइटेरिया हो सकता है कि टॉपिक बच्चे को ऐसा देना चाहिए कि सारी चीज बच्चा कॉपी करके, यानी नकल करके, चीटिंग करके बुक से लिख के ना ले आए, कुछ वो अपने एक्सपीरियंस से लिख पाए। इसके लिए टॉपिक का इस प्रकार चयन करना चाहिए। बच्चों को बोलना चाहिए कि आप ओपन एंडेड आंसर लिखो, अपने मन से भी यहाँ पे बच्चों को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आंसर करना होगा, जिससे क्या होगा, बच्चों की क्रिएटिविटी दिखेगी, सृजनात्मकता बच्चों की दिखेगी। थर्ड है बच्चों की एज, उनके इंटरेस्ट, उनके इंटेलिजेंस के लेवल, इन सबको ध्यान में रखते हुए ही असाइनमेंट हमें प्लान करना चाहिए। अब इसका एडवांटेज यानी कि लाभ क्या हो सकता है, इसके लाभ ये हो सकते हैं कि बच्चा इंडिपेंडेंट होकर काम करना सीख पाएगा, इंडिपेंडेंट होके काम करना सीख पाएगा। बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी डेवलप होगी, समस्या समाधान करने की क्षमता विकसित होगी।
उसमें क्रिएटिविटी डेवलप होगी, यानी कि सृजनात्मकता का विकास होगा। साथ में उसमें थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, यानी कि विचार करने की क्षमता बढ़ेगी। ये सब हो गए आपके एडवांटेज। अब इसके डिसएडवांटेज और लिमिटेशन यानी कि दोष और सीमाएं क्या हो सकती हैं? तो इसके दोष ये हो सकते हैं कि अगर असाइनमेंट को केयरफुली प्लान ना किया जाए तो स्टूडेंट क्या करेंगे, एक दूसरे की कॉपी कर लेंगे, नकल करके बैठ जाएंगे। ऐसा होता है ना, आपको असाइनमेंट मिलता है, जैसे कि इसमें से बहुत बच्चों ने एमएड किया हुआ है और उसमें जब हमें असाइनमेंट मिलता है, कुछ टॉपिक्स, कुछ क्वेश्चन मिलते हैं, हम क्या करते हैं, बुक से कॉपी करने की कोशिश करते हैं, या फिर दूसरे बच्चे जिसने कंप्लीट कर लिया है उसकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अपनी क्रिएटिविटी से उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये इसका डिसएडवांटेज यानी कि दोष हो सकता है। असाइनमेंट भी आपका कंप्लीट होता है। आगे मूव करते हैं केस स्टडी की ओर। केस स्टडी को हिंदी में बोलते हैं प्रकरण अध्ययन। केस क्या होता है कि किसी एक्चुअल सिचुएशन का, जो वास्तविक कोई सिचुएशन रहती है, एक्चुअल सिचुएशन रहती है, उसका डिस्क्रिप्शन रहता है, व्याख्या रहती है। उसकी क्या रहती है, व्याख्या रहती है, जो इन्वॉल्व करती है क्या, डिसीजन, निर्णय। इन्वॉल्व करती है किसी डिसीजन को, यानी कि किसी भी एक्चुअल सिचुएशन, ये कोई पर्सन हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। आप कह सकते हो कोई पर्सन हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकता है ना। उसकी वास्तविक सिचुएशन का हमें क्या करना होता है, डिस्क्रिप्शन यानी कि व्याख्या करनी होती है, और उस व्याख्या के बाद हमें अपना क्या करना होता है, निर्णय देना, डिसीजन देना। यही होता है केस स्टडी। इसमें स्टूडेंट क्या करेगा, डिसीजन मेकर का रोल प्ले करेगा। डिसीजन मेकर का रोल प्ले करेगा। वो सिचुएशन, जो एक्चुअल सिचुएशन होगी, मे बी वो पर्सन होगा, प्लेस होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो भी होगा, उसके बारे में सर्च करेगा, रिसर्च करेगा। उसके बाद रिसर्च के बाद इंफॉर्मेशन यानी सूचनाओं को एकत्रित करके, कलेक्ट करके उसकी व्याख्या, डिस्क्रिप्शन देगा, और उस डिस्क्रिप्शन के बाद निर्णय लेगा, डिसीजन को लेगा। ये ज्यादातर चीजें कहाँ पे फॉलो होती हैं, देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि अगर किसी का मर्डर हो गया, किसी का मर्डर हो गया, तो सीबीआई के पास ये केस है। केस क्या है, एक पर्सन था, केस क्या है, पर्सन है ना, एक्चुअल सिचुएशन, एक्चुअल पर्सन है, उसका मर्डर हो गया। अब कुछ लोगों ने कहा कि वो सुसाइड था, बट कुछ लोग कह रहे हैं कि उसका मर्डर हुआ है। तो ये केस क्या हुआ, सीबीआई के पास गया। अब सीबीआई क्या करेगी, सीबीआई इसकी स्टडी करेगी,
जितने भी सोर्सेज होंगे, है ना, जितने भी सोर्सेज यानी कि स्रोत होंगे, वहां से इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को एकत्रित करेगी। सूचनाओं को एकत्रित करने के बाद उसका डिस्क्रिप्शन करेगी, यानी कि व्याख्या करेगी कि क्या कैसे कब हुआ, कब कब क्या चीजें हुई, उसकी पूरी व्याख्या करेगी और उस व्याख्या करने के बाद डिसीजन लेगी, निर्णय लेगी कि ये मर्डर था या सुसाइड था। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे मूव करते हैं। इसमें एडवांटेज क्या हो सकता है? एडवांटेज हो सकता है कि बच्चे का डिसीजन मेकिंग की क्षमता बढ़ेगी, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा तो उसका इंटरेस्ट जगेगा, अपॉर्चुनिटी उसको मिलेगी कि किसी चीज़ को कैसे क्रिटिकली हम एग्जामाइन कर सकें, ठीक है। और डिसएडवांटेज यानी कि दोष क्या हो सकते हैं, सीमाएं क्या हो सकती है, तो इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। और हर तरीके के सब्जेक्ट और हर तरीके की स्थितियों के लिए ये मेथड सही नहीं। आइए 4th नंबर पढ़ते हैं, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं कार्यक्रम अनुदेश, हिंदी में कार्यक्रम अनुदेश। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या होता है? ये एक उच्च संरचित प्रणाली है, यानी कि हाईली स्ट्रक्चर्ड, इसे स्ट्रक्चर किया जाता है, हाईली स्ट्रक्चर्ड सिस्टम, यानी एक उच्च संरचित प्रणाली है, इसको स्ट्रक्चर किया जाता है, इसका निर्माण किया जाता है, जिसमें कुछ लॉजिकल स्टेप होते हैं, यानी कि कुछ तर्कपूर्ण स्टेप्स हों। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी जैसा मन करे वैसी चीज़ों को इन्वॉल्व कर लो, कुछ तर्कपूर्ण स्टेप होंगे। और क्या करेगा, बच्चे को हर स्टेप पे फीडबैक मिलेगा। क्या मिलेगा? हर बच्चे को हर स्टेप पे फीडबैक यानी कि प्रतिपुष्टि मिलेगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपने अगर कभी किसी चीज़ की तैयारी की है या कभी यूज़ किया होगा तो इस चीज़ को अच्छे से समझ जाओगे कि इंटरनेट पे कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे बुक्स होती है ना, बुक्स में एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, बुक में होता है ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर हम बैठ के उसको टिक करते हैं, फिर पीछे जाके आंसर को मैच करते हैं कि क्या हमारा सही है क्या नहीं सही, क्या हमारा सही है क्या नहीं सही है। तो लिखा रहता है, हमने यहाँ ए का बी लगाया है, तो यहाँ हम देखते हैं आंसर लिखा होता है 1 का बी, ए का बी, यानी हमारा ये आंसर, हमें तुरंत प्रतिपुष्टि फीडबैक मिल गया कि 1 का बी सही है। 2 का सी, हमने यहाँ 2 का डी लगाया है, तो हमें पता चल जाता है कि 2 का सी सही था बट हमने 2 का डी लगाया, तो ये आंसर हमारा गलत हो गया। तो ये क्या था, हाईली स्ट्रक्चर किया गया था। क्या किया गया था? स्ट्रक्चर किया गया था, लॉजिकल वे में, लॉजिकल स्टेप को फॉलो करते हुए, जिससे क्या हुआ, एक बच्चे को जब वो एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने लगा टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो उसे पता चल गया कि क्या सही है क्या गलत है। इसी प्रकार इंटरनेट पे आप देखते होंगे कि आप एमसीक्यूज करते हैं, कुछ बच्चे एमसीक्यूज इंटरनेट पे करते हैं, तो उस पे लगाते हैं 1 का ए, तो वहाँ तुरंत ग्रीन, अगर आपने सही किया तो ग्रीन से टिक करके आ जाता है, अदरवाइज रेड से आपका क्रॉस करके आ जाता है ना। तो ये होता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन यानी कि कार्यक्रम अनुदेश। इसका एडवांटेज क्या होगा कि आपको इमीडिएट, तुरंत फीडबैक मिल जाएगा, इमीडिएट फीडबैक, त्वरित प्रतिपुष्टि आपको मिल जाएगी, बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, एक्टिव होके पार्टिसिपेट करेगा।
किसी भी सब्जेक्ट के लिए यूज किया जा सकता है। इंटरेस्टिंग होगा, इंटरेस्ट आता है ना। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज यानी दोष क्या है कि बैठ के बच्चा अकेले अगर ये काम कर रहा है तो कभी कभी उसका मोटिवेशन लेवल, जो अभिप्रेरणा होती है, वो धीरे धीरे कम हो जाए। तो इतना क्लियर हो गया होगा। तो बाकी अभी 4 और बच्चे हैं, उन्हें नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।